एक सप्ताह पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का काम खत्म हो जाएगा, उनकी सत्ता चली जाएगी और मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। क्या ये कोई अफवाह था? क्या ये सिर्फ खबर थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? अब सब मामला धीरे धीरे सामने आ रहा है। कटेंगे तो बटेंगे जिस नारे की वजह से योगी आदित्यनाथ का बारे में कहा जा रहा था कि वो मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, अब वही नारे से साफ हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ का साथ बीजेपी और एनडीए ने छोड़ दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं और क्या प्रयागराज में छात्रों को हवा दी जा रही है और क्या योगी आदित्यनाथ अब चारों तरफ से घिर गए हैं? क्या उनकी सत्ता चली जाएगी और क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम हो सकते हैं? और कटेंगे तो बटेंगे नारे ने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, टू दी फैक्ट वही बात बताऊंगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं किसी सवर्ण पत्रकार की तरह रोज सरकार नहीं गिरवाऊंगा। सोचिए, इस देश के सवर्ण पत्रकारों की झूठ समझिए, वो पिछले 5 साल 10 साल से मोदी की रोज सरकार गिराते हैं। इसका मतलब है कि ये सवर्ण पत्रकार, मनुवादी, जातिवादी पत्रकार इसी तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को बदनाम करते हैं, करते रहे होंगे। 56 एसडीएम वाली भी खबर इसी तरह की बदनामी थी। इसलिए ऐसे सो कॉल लिबरल पत्रकारों से सावधान रहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। दरअसल 2024 में बीजेपी ने 400 का नारा दिया था कि इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री लगातार अपने जो कॉन्फिडेंस है उससे लबालब भरे हुए थे, आत्मविश्वास से लबालब थे। इसी बीच उनको एक बड़ा झटका लगा। अखिलेश यादव ने पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया। राहुल गांधी के बहुजन सलाहकार ने, खासकर अनिल जैन, अशोक भारती और उसके बाद सुभाषिनी जो शरद जी की बच्ची है, राजेश लिलोटिया जैसे लोगों ने कहा कि आप हाथ में संविधान लीजिए और संविधान के खतरे को मुद्दा बनाइए। और यही हुआ और बीजेपी जो है वो 241 पर सिमट गई। सोचिए, तो नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस 2024 में कर रहे थे। वहीं से बीजेपी को लगा कि एससी एसटी ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे और ये झटका अब उनको और ज़्यादा नहीं सह पाएंगे। जबकि बीजेपी ने इससे पहले 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए थे, छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम था, उन्होंने राजस्थान और असम में 2 जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। लेकिन सोशल जस्टिस की धरती यूपी बिहार है, वहां आपका जनरल मुख्यमंत्री बहुत काम नहीं कर पाएगा। 2016 में बीजेपी जीत गई, 2022 में भी योगी जी जीत गए क्योंकि मैनेजमेंट स्किल था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट लगा और लगभग 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली और टोटल 43 सीटों का नुकसान हो गया। वहीं से मामला चला कि आपको ओबीसी मुख्यमंत्री देना होगा। उसके बाद हरियाणा का चुनाव आया। हरियाणा के चुनाव होते ही, उससे पहले ही बीजेपी पर नकेल कसी जा रही थी। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के करीब हो रहे थे, मोहन भागवत की भाषा बोल रहे थे और 241 सीट जीतने की वजह से बीजेपी में अफरा तफरी थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी आवाज़ उठने लगी थी और हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ सामने आ रहे थे। नरेंद्र मोदी न कुछ समझ पा रहे थे न बुझ पा रहे थे। आरएसएस ने उन पर नकेल कसती थी। आरएसएस कह रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया या संजय जोशी को हम बीजेपी का अध्यक्ष बनाएंगे, या तो आप पार्टी चलाइए या सरकार चलाइए। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी अपने शासक में थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्रणाम भी नहीं कर रहे थे। बीजेपी आला कमान को लग गया था कि अभी योगी से बैर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही 241 उन्हीं की वजह से हुआ था क्योंकि 43 सीटें नुकसान कर गए थे। आरएसएस दबाव बना रही थी। इसी बीच हरियाणा का चुनाव आया और हरियाणा में बीजेपी ने दिलीप मंडल जैसे सलाहकारों की मदद से एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव जीत लिया
ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर। 6 महीना पहले ही सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उस पर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। उसी के बाद बल मिला कि अब तो SC ST OBC के मुद्दे पर ही बीजेपी काम करेगी। तमाम विरोधों के बावजूद दिलीप मंडल जैसे शख्सियत को, जो SC ST OBC के जानकार हैं, उनको मीडिया सलाहकार बनाया गया और वहीं से योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। और सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी SC ST OBC के नारे पर चुनाव लड़ रही है। अगर बीजेपी सफल होती है तो यूपी वो सबसे बड़ा किला है जहां फूले पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, जगदेव बाबू, पेरियार, ललई सिंह यादव का आंदोलन है। SC ST OBC की जागरूकता बिहार, यूपी में सबसे ज़्यादा है राजनीतिक रूप से। इन दोनों राज्यों में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई चलती रही है और यहाँ पर आप जनरल का मुख्यमंत्री बनाकर तो सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी को पता है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ रही है, छात्रों का आंदोलन है, जिस तरह से एग्जाम में गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद हरियाणा जीत के बाद फिर से नरेंद्र मोदी ने पार्टी पर में वापसी की है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सोचिए, हरियाणा ठीक चुनाव से पहले और यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली आ रहे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि या तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस बीच केशव प्रसाद मौर्य को धैर्य रखने के लिए कहा गया, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने अपने चारों घोड़े खोल दिए हैं और आज का बयान है कि हम बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ नहीं है, हम प्रधानमंत्री के बयान एक हैं तो सेफ हैं के साथ हैं। वहीं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम ओबीसी के नेताओं ने, किसान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे ने कहा कि ये नारा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अजीत पवार ने कहा कि ये भी नारा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने खुद यूपी में कह दिया कि हम एक हैं तो सेफ हैं, जो प्रधानमंत्री का नारा है उसके साथ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो अखिलेश यादव ने जो संकेत दिया था कि चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के बाद योगी आदित्यनाथ की सत्ता चली जाएगी, क्या ये सच है? इसी बीच डीजीपी बनाने को लेकर डीजीपी दिल्ली से तय होता था। योगी आदित्यनाथ ने वो पावर अपने हाथ में ले ली कि हम डीजीपी बनाएंगे, 2 साल का डीजीपी होगा। इसी बीच छात्रों का विरोध प्रदर्शन है और सोचिए किस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। लगातार चाहे वो कस्टोडियल डेथ हो, पुलिस हिरासत में मौत हो, अभी अस्पताल में आगजनी हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। तो तमाम हालात इस तरह के बन गए हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर बाईपोल उपचुनाव में चुनाव हारते हैं तो उनकी कुर्सी जानी तय है। और अगर बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड जीत भी जाती है तो भी योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ेंगे, मोदी और पावरफुल होकर निकलेंगे। और अगर हार जाती है बीजेपी तब तो SC ST OBC का दांव चलने के लिए योगी आदित्यनाथ को किनारा किया ही जाएगा। योगी आदित्यनाथ के साथ RSS बना हुआ है, लेकिन सवाल है कि वो लगातार SC ST OBC का भरोसा खो रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है और UPPSC मामले में भी यही हुआ है। लोगों का कहना है कि वहाँ थाने से लेकर SDM DM जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लोग की पोस्टिंग है, SC ST OBC का लोग भरोसा खोया है और 80 सीटों वाली यूपी से नाराजगी कौन मोल लेना चाहेगा। तो ये तय है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और शायद आला कमान से सिग्नल मिलने के बाद ही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ नहीं, एक हैं तो सेफ नारे के साथ हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की हालत जो बिडेन वाली हो गई है और वो कब क्या बोलेंगे उनको खुद ही नहीं पता है। महाराष्ट्र में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला है। वही हेमंत सोरेन ने भी लगातार बीजेपी पर हमला बोला है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड में अकेले ही जिस तरह से चुनावी कैंपेन चलाया है, उससे साफ है कि नरेंद्र मोदी की रैली पर उनकी रैली भारी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। अगर झारखंड में आजसू न हो और ओबीसी वोट न मिले तो बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है। महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है, पंकजा मुंडे को आगे किया जा रहा है। फडणवीस के नाम पर पहले ही मराठा समाज नाराज है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज का CM तो शायद ही चले।
झारखंड में भी ओबीसी को लेकर बीजेपी उत्साहित है, उसे लगता है कि ओबीसी का वोट मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 20 तारीख के बाद 23 को नतीजे आएंगे, 20 को झारखंड महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हो जाएगी, यूपी में बाईपोल खत्म हो जाएगा। राजनीति 90 डिग्री पर घूमने जा रही है। बीजेपी हारती है तो भी योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ सकती है, बीजेपी जीतती है तो भी योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी ने अब SC ST OBC के नाम पर राजनीति करने को ही अपना रास्ता सोच तय कर लिया है, क्योंकि अब वोट 90% इन्हीं के पास है। और शायद इसीलिए क्योंकि अब उनके पास दिलीप मंडल जैसे को सलाहकार बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से SC ST OBC की हकमारी हो रही है, यूपी में जिस तरह से नौकरियों में बेईमानी के मामले सामने आ रहे हैं, इससे तो साफ है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप भागीदारी की बात करने पर SC ST OBC के लोग वोट दे देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस का पाप इतना है कि लगातार हिंदू मुस्लिम में बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। और इसीलिए सराय काले खां जो एक मुस्लिम सूफी संत के नाम पर था, उसको बिरसा मुंडा के नाम पर किया है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से अपने परिवार राजीव गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर देश में सारे नामकरण किए हैं, फिलहाल बीजेपी प्रतीकात्मक राजनीति करते हुए उन तमाम नामों को बदलकर SC ST OBC के महापुरुषों को सम्मान दे रही है। और हो सकता है कि उसका तीसरा राजनीतिक पैटर्न, बीजेपी ने पहला चुनाव मोदी ने जीता था 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी और मजबूत भारत। दूसरा चुनाव उन्होंने जीता अयोध्या पर कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर भी बन गया। तीसरा चुनाव आते आते उनकी गाड़ी फंस गई, लेकिन किसी तरह से सरकार चल रही है। क्या अब चौथे चुनाव के लिए SC ST OBC उनका बड़ा मुद्दा होगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।